वंस अगेन वेलकम टू ऑल। तो आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है पेनक्रियाज के बारे में, क्योंकि हम लोग पिछले 3 क्लास से पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के बारे में हम लोग देखते हैं पेनक्रियाज में क्या होता है। पेनक्रियाज ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने डे 1 में ही बताया था, जो पेनक्रियाज जो होता है, एक पेनक्रियाज, ओवरी एंड टेस्टिस, ये तीनों ट्रिक है। POT पॉट से याद रख लीजिए, या फिर TOP टॉप से याद रख लीजिए। ये तीनों हेट्रोक्राइन ग्लैंड यानी कि कंपाउंड, या फिर इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जा सकता है। ये तीनों जो आते हैं वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। मीन्स हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हो, एंडोक्राइन ग्लैंड भी हो, इन दोनों का मिक्सअप हो, तो इसलिए उसका नाम मिक्स्ड ग्लैंड भी रखा गया है। उसको आप कंपाउंड ग्लैंड भी बोल सकते हैं, इसलिए उसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है पेनक्रियाज? एक क्या है? यह है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन। ठीक है। अब पेनक्रियाज के बारे में देखिए। जैसे पेनक्रियाज जो होता है हेट्रोक्राइन, जैसे कि मैंने बोला, तो ये एंजाइम भी प्रोड्यूस करेगा और हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा। इसमें 2 पार्ट होते हैं और दोनों का अलग अलग यूनिट होता है। अगर पहले यूनिट की बात करें तो एक्सोक्राइन वाले की अगर बात करें तो इसमें एक एक्सोक्राइन वाला पार्ट हो जाएगा, एक्सोक्राइन। तो ये लगभग जो होता है ना, करीब 98 से 99% यही होता है। 99% यही वाला इस पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो है वो 98 से 99% होता है। और इसके यूनिट को एसिनाई या एक्नी, आप जो भी बोले वो कहा जाता है, एसिनाई। ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज से निकला इसलिए पेनक्रियाटिक जूस। अब जो हम लोग बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? अब लोग हम बात करेंगे किसकी? ये तो हमने एक्सोक्राइन के बारे में देख लिया। चूंकि हेट्रोक्राइन है तो इसमें एक्सोक्राइन भी होगा, और दूसरा कौन सा होगा? हेट्रोक्राइन। ये हेट्रोक्राइन, एक्सोक्राइन सॉरी एंडोक्राइन। तो यहाँ मैंने नहीं लिखा, आगे और भी कुछ लिखेंगे हम लोग, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में जहाँ हम लोगों ने एक्सोक्राइन में 98 से 99% देखा इसका पार्ट, इसमें लगभग 1 से 2% होता है एक्सोक्राइन वाला पार्ट। और इसके यूनिट को, जहाँ हमने इसके यूनिट को एसिनाई बोला है, तो इसके यूनिट को NCERT में लिखा हुआ है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसके यूनिट को क्या कहा जाता है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये कितना होता है? 1 से 2% होता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? जहां हमने देखा जो एक्सोक्राइन वाले में ये पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, तो ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हार्मोन। अब कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इस एंडोक्राइन वाले पार्ट में ना 4 पार्ट होते हैं। एक अल्फा सेल होता है एक्चुअली अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और डेल्टा सेल। तो अल्फा और बीटा के बारे में NCERT में आपको जानकारी दी गई है पेनक्रियाज के बारे में, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। हमने क्या बोला? मैंने बोला इसमें क्या होता है, एक अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, और एक गामा होता है, और एक इसमें एक डेल्टा सेल भी होता है। ठीक है। देखिए, अल्फा सेल क्या करता है ना, अल्फा सेल ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है। ग्लूकागोन। बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन। और ये जो डेल्टा सेल होता है ना, ये दोनों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल ग्लूकागोन, अल्फा एंड बीटा सेल को, ये दोनों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल अल्फा एंड बीटा सेल। समझ में आ गया? एंडोक्राइन ग्लैंड में इसके यूनिट को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है।
और जो हार्मोन जो होता है वो अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा और डेल्टा सेल से निकलता है। गामा की जानकारी एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, अल्फा की दी गई है। तो अल्फा सेल जो पेनक्रियाज में एंडोक्राइन वाले पार्ट में वो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है, ग्लूकागोन नामक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। बीटा सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, आपने सुना भी नाम होगा इंसुलिन के बारे में, क्या करता है, कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है, इसकी जानकारी अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और ये जो डेल्टा सेल है ये अल्फा और बीटा को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गए आपकी बेसिक जानकारी पेनक्रियाज के बारे में। अब हमको समझना होगा, चूंकि हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो एंडोक्राइन में हम लोग देखेंगे ग्लूकागोन और इंसुलिन का क्या काम है, कहाँ काम करता है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा एक चार्ट बनाते हैं, एक यहाँ पे ग्लूकागोन, ठीक है, और यहाँ बनाएंगे हम लोग इंसुलिन, दो पार्ट में ग्लूकागोन और इंसुलिन, ठीक है। अब देखिए ग्लूकागोन ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, ये हो रहा है अल्फा से, तो सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल। ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, सीक्रेटेड बाय बीटा सेल, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये क्या काम करता है, ग्लूकागोन क्या करता है ना, ब्लड में ना ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है ग्लूकोज, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या करता है, ग्लूकागोन का क्या काम होता है, ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। वहीं पे अगर इसकी बात करें इंसुलिन, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। ब्लड में देखिए दोनों मिलकर के जैसे हम लोग ने देखा था पाराथायरॉयड और कैल्सिटोनिन, दोनों मिलकर के कैल्शियम का मेंटेन करता था उसके लेवल को, ठीक उसी तरह से इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों मिलकर के ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं, बराबर रखते हैं वहाँ पे। ये बढ़ाता है तो ये घटाएगा, ये ठीक उल्टा काम करेगा। ये दोनों एक दूसरे के इंटागोनिस्टिक हो गए, ठीक है, ग्लूकागोन इंसुलिन के दोनों के इंटागोनिस्टिक हो गए। इसके काम से ये स्पष्ट हो रहा है। ये क्या करता है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल, ठीक है। अब तीसरी बात, चूंकि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है इसलिए इसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। क्या करता है, ये क्या करता है, हाइपरग्लाइसेमिया करता है, हाइपरग्लाइसेमिया। और ये क्या करता है, चूंकि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है इसलिए हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया ये हो गए। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे, ठीक है। डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल और हाइपोग्लाइसेमिया, ये हो गए इंसुलिन के काम, ये हो गए ग्लूकागोन के काम। नाउ ये काम कहाँ पे करता है, एक्चुअली ये जो काम करता है ना, जो लीवर होता है ना, लीवर में हेपेटिक सेल होता है, तो वहाँ पे सेल को हेपेटोसाइट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, मेनली एक्ट ऑन हेपेटोसाइट, यानी कि लीवर पे काम करता है, मेनली एक्ट ऑन हेपेटोसाइट, यानी कि लीवर पे काम करता है। सेम काम यहाँ भी इसका होगा, ये मेनली और ये भी जो काम करता है लीवर के सेल पे काम करता है, मेनली एक्ट ऑन हेपेटोसाइट, यानी कि लीवर पे काम करता है। और साथ ही साथ एडिपोसाइट पे भी ये काम करता है, एडिपोसाइट, ठीक है। हेपेटोसाइट और हेपेटोसाइट दोनों पे ये काम करता है, ठीक है ना। अब हम लोग जो बात करेंगे
ये कैसे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कैसे बढ़ा रहा है, इसके बारे में समझिए। देखिए होता क्या है ना कि लीवर जो होता है ना, ग्लाइकोजेन में ना ग्लूकोज को बना के रखता है। जब ग्लूकोज के लेवल जब काफ़ी ज़्यादा बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो लीवर क्या करता है, उसको ग्लाइकोजेन में बदल के रखता है। तो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। जब भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होता है तो जो लीवर ने ग्लाइकोजेन के रूप में रखा हुआ है उसी को क्या करता है, ये ग्लाइकोजेन को तोड़ना शुरू करता है और उसको वापस ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये क्या करता है, मेनली इसका काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। लेकिन लीवर जो है, अभी हमने लिखा भी है, ये लीवर पे काम करता है। लेकिन लीवर क्या करता है, ग्लूकोज, बचे हुए ग्लूकोज को अपने बॉडी में ग्लाइकोजेन में रूपांतरित करके यानी कि कन्वर्ट करके रखता है। वहीं पे जाता है ये ग्लूकागोन लीवर के पास, और लीवर में जो ग्लाइकोजेन रखा हुआ है इसको ये तोड़ना शुरू करता है और ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदल दे रहा है, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में ग्लूकोज। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चूंकि तोड़ने का काम कर रहा है तो तोड़ने को लाइसिस कहा जाता है, इसलिए इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है। नाउ अब क्या होता है कि मान लीजिए कि ग्लाइकोजेन काफ़ी ज़्यादा नहीं हुआ, अब ब्लड को और चाहिए ग्लूकोज, एनर्जी और चाहिए बॉडी को, तो और ग्लूकोज चाहिए। तो पता चला कि ग्लाइकोजेन पूरा खत्म हो गया, ग्लूकोज जितना बनाना था ग्लूकागोन को उसने बना दिया, लेकिन उसको ग्लूकोज और चाहिए। तब ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है, एक्चुअली अगर बात करें तो ये जो ग्लाइकोजेन होता है ना वो एक कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में ये पॉलीसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो काफ़ी हैवी ये कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो ये चूंकि इसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदल दिया, तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। लेकिन बॉडी को और ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए तो वो कहाँ से लाएगा, तो वो क्या करता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट, जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है उस नॉन कार्बोहाइड्रेट को, एग्जाम्पल में क्या होगा, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सब नॉन कार्बोहाइड्रेट है, इससे एनर्जी नहीं मिलती है। तो इसको क्या करता है, वापस इसको ग्लूकोज में तोड़ना शुरू कर देता है। कौन, ग्लूकागोन। ये क्या करता है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है यानी कि प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, ये सब क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट है, नॉन कार्बोहाइड्रेट, तो इसको क्या करता है, ये इसको तोड़ना शुरू करता है और तोड़ करके ग्लूकोज बना देता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, चूंकि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज बनने के लिए एक नया चीज लेकर के आया है, इसलिए इसको ग्लाइकोजेनियोजेनेसिस बोलते, लाइसिस मतलब तोड़ना, और चूंकि ये बना रहा है इसलिए इसको जेनेसिस, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोनियो, चूंकि नया है मतलब ग्लूकोज के लिए नई चीज़ों से बना रहा है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से बना रहा है, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब होता है ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट मीन्स प्रोटीन एंड फैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो ये क्या हो गया आपका ग्लूकागोन का काम। तो इस तरह से ये करता है। साथ ही साथ एक और तरीका है, ये क्या करता है, हम लोग खाना खाते हैं तो अब जैसे कि ब्लड में गया, ब्लड के पास चला गया हमारा ग्लूकोज, और क्या होता है, ये सेल के पास जाता है। तो ये क्या करता है ना, सेल में ना इसका अपटेक और यूटिलाइजेशन को कम करवा देता है। कम करवाने से क्या होगा कि सेल को ज़्यादा ग्लूकोज नहीं मिलेगा और ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो ये क्या करता है, डिक्रीज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डिक्रीज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेल। ठीक है, सेल का जो यूटिलाइजेशन है उसको कम कर देता है। ठीक है, तो ये हो गए किसके काम, ये हो गए आपके ग्लूकागोन के काम। नाउ
इंसुलिन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। अब इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना। अब सारा हमारा एम रहेगा कि किसी तरह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। ठीक इसका उल्टा काम करेंगे। जहाँ ये ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ गया तो वापस इसको ग्लाइकोजन में बदल देगा। ये क्या करेगा? ग्लूकोज को वापस क्या करेगा? ग्लाइकोजन में बदल देगा, ग्लाइकोजन में। और इस प्रोसेस को चूंकि ये तोड़ रहा है इसलिए इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलेंगे। ग्लाइकोजिनोसिस बोलेंगे ना, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब ये प्रोटीन यानी फैट और मतलब प्रोटीन और फैट इन दोनों को नॉन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं और इससे इसने ग्लूकोज बनाया है तो वापस इस ग्लूकोज को ये प्रोटीन और फैट में बदल देता है। तो फैट को लिपिड कहा जाता है तो इसको बोलेंगे लिपोजेनेसिस। तो क्या बोलेंगे? ग्लूकोज को ये क्या करेगा? वापस जैसे ये बना ना ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज से ये वापस फैट बना देगा। मान लीजिए फैट बना दिया तो इस प्रोसेस को बोलेंगे लिपोजेनेसिस। ठीक है। और क्या करता है? जैसे इसने क्या किया? डिक्रीज कर दिया अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेल। ये क्या करेगा? सेल को बोलेगा तुम ज़्यादा से ज़्यादा ले लो ग्लूकोज, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। तो ये क्या करेगा? इंक्रीज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सेल, ठीक है। ये ग्लूकोज को बोलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल को दे देगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। और ये क्या करेगा? सेल को रोक देगा कि तुम ज़्यादा ग्लूकोज मत लो, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो ये दोनों मिल करके, ये दोनों अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये दोनों मिल करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। कौन? ग्लूकागोन और इंसुलिन। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, ये एक दूसरे के उल्टा काम कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी बात पेनक्रियाज की। तो ये हमारा पेनक्रियाज का सिस्टम हो गया।